आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आगे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो जो पहला आज का टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं मनीष? क्या मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कोसेंट्रिक सर्किल whose center lies on the wire। कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है हमारा, मान लो कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मैंने माना कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कोसेंट्रिक सर्किल के थ्रू क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आई बात? और इस कोसेंट्रिक सर्किल का जो सेंटर होगा वो इस कंडक्टर के ऊपर में होगा। ठीक है, अब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो अगर आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर पे, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और इस 5 सेंटीमीटर पे आप मैग्नेटिक कंपास रखो इसके ऑल अराउंड, तो इस 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड की का स्ट्रेंथ क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक कोसेंट्रिक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आप मानो कि ये डिस्टेंस यहाँ का 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर पे आप मैग्नेटिक कंपास को इस तरीके से पहले यहाँ प्लेस करो, फिर यहाँ प्लेस करो, फिर यहाँ प्लेस करो, फिर यहाँ प्लेस करो, फिर यहाँ प्लेस करो, तो आप देखोगे कि 10 सेंटीमीटर पे जो भी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इस डिस्टेंस पे एक जैसा ही होगा। ठीक है, बट अगर आप यहां से 5 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था और 10 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे आप करंट करेंगे कंडक्टर के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? दूसरा सिचुएशन है कि मान लो कि पहले इससे इस स्ट्रेट कंडक्टर से, फिर से मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर बना लेता हूं यहाँ पे, इस स्ट्रेट कंडक्टर से पहले मैंने 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया। ठीक है, और यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक कंपास को रख के उसके निडल का डिफ्लेक्शंस को हमने रीड किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से हमने 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया और उसी डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में आपको पहले से ज्यादा डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। और इस एक्टिविटी से और इस ऑब्जर्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप करंट करिंग कंडक्टर के अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर एट अ पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। वायर में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी वायर से ज्यादा अमाउंट की करंट फ्लो करवाओगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप करंट का अमाउंट को रिड्यूस करते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस करती चली जाएगी। सो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, पहली बात समझ में आई कि नहीं? मैं यहाँ ध्यान दे दो, जो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट
फ्रॉम द वायर, यानी कि वायर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। क्या कर रहे हो अवनी, क्या कर रहे हो, मैथ्स बना रही हो, बाद बनाना ना, 1 घंटा पहले ये पढ़ो, फिर 1 घंटा रुक के आराम से मैथ्स बनाना और फिर अपने अपने पॉइंट पूछना, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो दो फैक्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पहली बात। दूसरा इंफॉर्मेशन हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग वायर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप वायर के पास आएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये पहला इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा कि अगर हम लोग जो करंट कैरिंग वायर है अगर अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे करंट का अमाउंट आप घटाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेजुअली घटता हुआ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने क्या किया है कि एक सर्किट से कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस है और यहाँ पे की है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट हमारा क्या हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, इधर है, और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो करंट का डायरेक्शन अभी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अभी किस डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और भी आप देखोगे कि जैसे ही आप बैटरी को रिवर्स करोगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अब मान लो कि यहाँ पे लगाया है और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे लगाया है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और आप देखेंगे कि करंट के कारण, करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने के कारण आपके मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। इस तरीके से ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको मिलने वाले हैं। अब क्या है, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेटर है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को बता सकते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक पेन के अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस कंडक्टर को राइट हैंड से ग्रिप कर लेना है, ठीक है। राइट हैंड से क्या करना है, ग्रिप करना है, और थंब को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो थंब को मैंने क्या किया है, करंट के डायरेक्शन में रखा है। तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर है या ग्रिप ऑफ द फिंगर है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को बताएगा, एंड दिस लॉ इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। इसी लॉ को, इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी सर्कुलर डायरेक्शंस होता है वो तो या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अभी चूंकि करंट आपका ऊपर जा रहा है और कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे है, तो अगर आप घड़ी को अगर इस डायरेक्शन में रखें तो आप देखेंगे कि ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में है। इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बट जैसे ही आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, अभी मैंने करंट के डायरेक्शन को कैसे एज्यूम किया था, तो अपवर्ड डायरेक्शन में किया था। अब मैं करंट के डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूं, तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इट विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में है तो ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, वंस अगेन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज द डायरेक्शन, द कर्ल ऑफ द फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई, और इसी रूल को हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर से राइट हैंड थंब रूल को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, व्हेन अ करंट कैरिंग a straight conductor is holding in right hand such that thumb point toward the direction of
that thumb points to the toward the direction of the current, then the fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in below figure. This is known as the right hand thumb rule, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, right hand thumb rule कहते हैं. ठीक है. The thumb point in the direction of current, then the direction of the finger encircle the wire, give the direction of the magnetic field around the wire, and this rule is known as right hand thumb rule. ठीक है, समझ में आया. तो राइट हैंड थंब रूल से किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस बता सकते हैं. ठीक है. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस बताएंगे, तो आप लिख सकते हैं बाय द राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब जो दूसरा हम लोगों का कंडक्टर है वो कंडक्टर का शेप क्या है, तो सर्कुलर कॉइल. अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर सर्कुलर कॉइल से अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अभी हमारा जो कंडक्टर था वो कैसा था, स्ट्रेटर था. ठीक है ना, स्ट्रेट था. अब हम लोग कैसा कंडक्टर ले रहे हैं, तो सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं. यहाँ पे एक डायग्राम है. यहाँ पे ये जो हमारा कंडक्टर है ये किस शेप में है, तो सर्कुलर कॉइल के शेप में है. और इस कंडक्टर को हमने फिर से एक बैटरी, एक प्लग की, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया है. ठीक है. सो हमारा यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे होके, यानी कि यहाँ पे ऐसे होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे करंट ऐसे करके घूम के आएगा फिर ऐसे होगा. तो करंट का देख रहे हो कि डायरेक्शन इस सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. इस वाले आर्म में आप कहेंगे जो करंट का डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या नहीं, आप बताओ यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे है, तो करंट इस तरीके से जा रहा है, ये डायरेक्शन है करंट का, तो करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन हाफ ऑफ द लूप के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है या नहीं. और करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा यहाँ पे. ठीक है. कैसे होगा जरा देखते हैं. तो यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इस तरीके से इसको हम लोग अपवर्ड ले लेते हैं, और कर्ल ऑफ द फिंगर क्या देगा, फिर से देगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ है या नहीं, इस तरीके से. और जो आपका लूप है, लूप के बाहर क्या है, ऊपर की तरफ है. क्योंकि हमने करंट को कैसे माना है, तो करंट को ऊपर की तरफ माना है, तो ऐसे कर्ल ऑफ द फिंगर को हमने इस एरो से दिखाया है. तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो चूंकि हमारा करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे है. ठीक है. आइए. ठीक है. समझ में आया. 5:30 से क्लास होती है आदित्य. हाँ, कल बताया तो भूल गए, आज फिर से बताऊंगा. ठीक है. थोड़ा सा रुक जाना, ठीक से बताऊंगा और समझ के 5:30 आना. ठीक है. कितने बजे से क्लास है, 5:30 से. हाँ. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, और इस कारण से अभी करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी करंट रहता है तो हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर कैसे रहता है, तो इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है. ठीक है. समझ में आ रहा है. अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ पे देखो, इनसाइड द लूप देखो और आउटसाइड द लूप देखो, तो दोनों में तुमको डिफरेंसेस पता चलेगा. तो इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है. देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है,
और यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बट अगर हम लोग आउटसाइड द लूप देखें तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, और यहाँ पे हमारा देखो इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। आउटसाइड द लूप इसका डायरेक्शन देखो कैसे है, तो ऐसे समझ सकते हैं हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ है। राइट हैंड से यहाँ पे देखो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन रिवर्स है या नहीं, आउटसाइड द लूप दिखा। एक आउटसाइड द लूप यहाँ पे क्या है कि हमारा डायरेक्शंस क्या है, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट टू राइट है। बट इनसाइड द लूप ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या है, सेम है। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो फाइनली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट ये लूप के नियर बाय ये कोसेंट्रिक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन को याद रखना है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी, जैसा कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा था। स्ट्रेट कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो स्ट्रेट कंडक्टर में ये पढ़ा था कि अगर अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर भी ट्रू होगा। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे कंडक्टर से हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्रेजुअली घटता हुआ चला जाता है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी जो पहले पढ़ी थी वो भी यहाँ पे रहने वाली है। साथ में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है। अब एक बार हम लोग फिर से लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एज वी मूव अवे द कोसेंट्रिक सर्किल becomes bigger and bigger. At the center the lines are straight। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, सेंटर पे स्ट्रेट हो जाएगा, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। At the center all the magnetic field lines are in the same direction due to which the strength of the magnetic field increase, ठीक है। the magnetic field, ये दो बार है, the magnetic field produced by the current carrying circular loop at its center is, क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग। करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे करंट का अमाउंट आप बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। The strength of the magnetic field produced by the circular coil carrying current is directly proportional to the both number of turns and the current but inversely proportional to its radius। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर कोई सर्कुलर क्वाइल है और इस सर्कुलर क्वाइल में n टर्न्स हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, n टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो आप कह सकते हैं magnetic field is directly proportional to the number of loops present in the coil। और दूसरा कह रहा है कि जितना बड़ा इसका रेडियस होगा सर्कुलर लूप का उतना इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वीकर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वीकर होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम लोग इसको और भी ज्यादा सम अप करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सोलेनॉइड। अब दो तरीके के कंडक्टर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा और दूसरा सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सोलेनॉइड का शेप कैसा होता है जरा इसको समझ लेते हैं। अब आपने स्प्रिंग देखा है ना, स्लिंकी देखा होगा, इस जो हमारा स्प्रिंग है उसका शेप क्या है, सोलेनॉइड का शेप वही होता है, जस्ट लाइक, ठीक है। अगर वो कॉपर का बना दो तो क्या हो जाएगा, वो सोलेनॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉइल और सोलेनॉइड में डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा, वहीं कॉइल क्या है, एक ही जगह पे सर्किल सर्किल होता रहे, ठीक है। सो सोलेनॉइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो सोलेनॉइड
इस तरीके का होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे करके ठीक है, ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड को बनाने का तरीका ऐसे है। अब ये 2D में तो ऐसे ही हम लोग दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है, स्प्रिंग है। अगर ये कॉपर का बना हुआ है तो इसको कहेंगे सोलेनॉइड। अब किसी भी सोलेनॉइड से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कह रहा है कि सोलेनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जो आपका बार मैग्नेट है उसी के जैसा होता है एग्जैक्टली। तो बार मैग्नेट के थ्रू किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोगों ने अभी दिखाया था ना। ये यहाँ पे हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इमर्ज होगा। नॉर्थ से इमर्ज होगा और साउथ को जाके क्या होगा, मर्ज होगा। ठीक, ये तो हमारा आउटसाइड था। इस तरीके से हम लोगों ने बार मैग्नेट में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया था या नहीं किया था, किया था ना। और इनसाइड द बार मैग्नेट इसका डायरेक्शन क्या होता था, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता था या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया था जब हमारे पास बार मैग्नेट था। तो कह रहा है कि जस्ट लाइक जैसा बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा सोलेनॉइड के भी थ्रू, ठीक है। अब सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड को आपने बैटरी से कनेक्ट किया है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जिधर होगा, ठीक है, उधर सोलेनॉइड का उस एंड पे साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा वहां पे सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल बनेगा। समझ में आया, ठीक है। तो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ। तो एक एंड आपका नॉर्थ है तो दूसरा तो साउथ होगा, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे जैसे सोलेनॉइड से आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वीकर होता चला जाएगा और पोल के पास आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है बातें। इनसाइड द सोलेनॉइड फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। बट आउटसाइड द सोलेनॉइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। और यही कारण है कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और यहीं पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो एक सॉफ्ट आयरन पीस लो या आयरन नेल ले लो। आयरन नेल सॉफ्ट आयरन का बना होता है। दो तरीके का आयरन है, एक हार्ड आयरन होता है, जो आपकी नाई की कांची होती है ना वो हार्ड आयरन की बनी होती है, वो काफी ज्यादा ब्रिटल होता है, उसको ऐसे करके गिराओगे नाई की कांची क्या हो जाती है, टूट जाती है। बट आयरन नेल क्या होता है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, वो टेढ़ा हो जाएगा बट टूटेगा नहीं। तो सॉफ्ट आयरन पीस को आपको क्या करना है, आयरन नेल को क्या करना है, कॉपर वायर से इस तरीके से पूरा कवर कर देना है। जब इस तरीके से आप कवर करोगे तो एक सोलेनॉइड का अपने आप ही फॉर्मेशन होगा कि नहीं। इस पे मैं कॉपर वायर का थ्रेडिंग करूं, ऐसे ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा, एक एक सोलेनॉइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इस दो टर्मिनल इसके मिलेंगे और इसको क्या करो आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। बैटरी से जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये आयरन नेल दूसरे आयरन नेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आई सोलेनॉइड के अंदर में प्लेस्ड सॉफ्ट आयरन पीस में, तो ये आई है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के कारण। इस कारण से इस यानी कि सॉफ्ट आयरन पीस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सोलेनॉइड के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझे। बट ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये टेम्पोररी होता है। जैसे ही करंट आप फ्लो करवाना बंद करोगे वैसे ही आप देखोगे कि ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप जाना
किसी दुकान से कहना कि मेरे को एक एक्टिविटी करनी है, कॉपर वायर दे दो, ठीक है। कॉपर वायर पे क्या होता है ना, इंसुलेशंस होता है, लगा होता है। पहले इंसुलेशंस को दोनों एंड से इंसुलेशंस को कैंडल में दिखा के इंसुलेशंस को हटा देना, ठीक है। और कॉपर वायर को थ्रेडिंग करना इस तरीके से आयरन नेल पे। आयरन नेल तो सबके घर में होगा, ठीक है। और इसको क्या करना, वो जो आपका क्यूबाइडल शेप का जो बैटरी होता है ना, उस बैटरी से कनेक्ट कर देना इस दोनों वायर को। अब इस आयरन नेल के पास दूसरा आयरन नेल ला के देखना, आप देखोगे कि ये जो आयरन नेल है जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, जिसको आपने सोलेनॉइड में प्लेस किया है, वो धीरे धीरे वो क्या करेगा कि दूसरे आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरीके के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसी सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। क्या कह रहा है, द इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical tube such that its length is greater than its diameter is called the solenoid. The solenoid is from Greek word for channel. ये जो solenoid word है ये Greek word से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, channel से होता है, ठीक है। The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of the insulated copper wire. The magnetic field produced by the current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो उसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिस तरीके का बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। The current in the each turns of the current carrying solenoid flows in the same directions, due to which the magnetic field produced by the each turn of the solenoid adds up and giving a strong magnetic field inside the solenoid. solenoid के अंदर में magnetic field का strength क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी strength के ज़्यादा होने के कारण जब soft iron piece आप solenoid में place करते हो तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है, और ये दूसरे आयरन पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like the soft iron when placed inside the solenoid. The magnet thus formed is called the electromagnet. So a solenoid is used for making the electromagnet. electromagnet बनाने के लिए हम लोग solenoid का use करते हैं. The strength of the magnetic field produced by a carrying current solenoid depends upon the number of turns, strength of the current, and nature of the core material used in solenoid. Use of soft iron as the core in the solenoid produce the strongest magnetism. जिस तरीके का आप मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर में प्लेस करोगे, अगर आपने सॉफ्ट आयरन पीस अच्छे क्वालिटी का प्लेस किया है तो मैग्नेटिज्म भी उतने अच्छे स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंपैरिजन है कुछ, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये टेम्पररी होती है, वहीं जो आपका मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट है उधर ना, ठीक है, इसको काट देते हैं। परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, वो परमानेंट होता है। वो डीमैग्नेटाइज तब तक नहीं होगा जब तक उसको आप यानी कि हैमरिंग नहीं करोगे या डीमैग्नेटाइज नहीं करोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसका स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एम्पियर की करंट फ्लो करवाओगे सोलेनॉइड से तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट इसके मैग्नेटिज्म के स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। इट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। पॉलरिटी कैन बी चेंज, इसकी पॉलरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। नॉर्थ और साउथ पोल को आप बदल सकते हो आप करंट के डायरेक्शंस को बदल करके, बट परमानेंट मैग्नेट के पोल के डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। परमानेंट मैग्नेट में जिस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ पोल है उसी डायरेक्शंस में रहेगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में वैसे है भी,
तो यहाँ तक पूरा एक सेक्शन कवर हो जाता है, जहां पे हम लोगों ने ये पढ़ने का ट्राई किया, ये समझने का ट्राई किया है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर करंट का फ्लो होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे भारी चीज आता है तो तुम लोगों का दिमाग क्या होता है, हिलने लगता है कि नहीं भैया नहीं सीखेंगे ये चीज। ठीक है, और तुम लोग एक बार पढ़े थे इसको जाके, पिछला बड़ा भाषण दिया था कि जाके इसको जाके पढ़ना, और नहीं पढ़े ना, 15-20 मिनट भी नहीं देते हो। यहाँ से ट्यूशन पढ़े, सबके पेरेंट्स को बुला लूंगा मैं। ठीक है, सबके पेरेंट्स को कॉल करूंगा, एक पीटीएम कर दूंगा, फिर कान खींच लेंगे पेरेंट्स, कह दूंगा कि 15 मिनट भी जाके, इतना फुर्सत नहीं है बच्चों को कि जो यहाँ पे लेक्चर दिया जाता है उसको 15 मिनट भी जाके रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, 15 मिनट नहीं दे सकते हो ट्यूशन वाले, ट्यूशन का जो कंटेंट है उसको जाके रिवाइज करने का। गेम में तो दे देते हो 15 से 20 मिनट, उसी टाइम को दो उसमें। कैसे बोलता है 5 मिनट मिलता है उसमें भी गेम खेल लेते हो, 5 मिनट मिलता है उसमें भी फोन कर लेते हो, करते हो ना, जो अपने इंटरेस्ट का वर्क है वो कर ही लेते हो ना। इसी तरीके से आपको 5, 10, 15 मिनट का टाइम निकाल के जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उसको पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, सीधा मुंह उठा के आ जाते हो, सोचते हो कि ट्यूशन में ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से नहीं हो पाएगा, सारा कमजोर होता जा रहा है, साइंस कमजोर होता जा रहा है, मैथ्स भी कमजोर होता जा रहा है, और एसएसटी तो जाने कैसा है वो आप लोग ही जानते होंगे। बट थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे, 15-20 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इतना भी आप नहीं देंगे टाइम तो किस तरीके से आप सोच सकते हो कि अच्छा रिजल्ट हो सकता है। आप आने के, जब मालूम है कि आपको सर मैग्नेटिज्म के ऊपर क्लास लेने वाले हैं, तो कम से कम आने के 15 मिनट तो पहले पढ़ के एक बार रीडिंग दे के देखो कि क्या सर पढ़ाने वाले हैं। जरा एनसीईआरटी बुक एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार नोट्स मंगवा लो सर से, उसको रीड करके चलेंगे, जो क्वेरी होगा तो पुटअप करेंगे। तो इसको होता है, इसको कहते हैं प्री प्लानिंग कहते हैं, कि आप प्लान करके आ रहे हो कि हाँ ट्यूशन पढ़ेंगे। ट्यूशन यूं ही देखो, भव्या लेट आता है, 3 दिन की क्लास है उसमें भी लेट ही पहुंचते हैं भाई साहब, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा इसको, अपना नुकसान कर रहे हो। अपने पढ़ाई को 15 मिनट भी नहीं दे रहे हो, यहाँ पे कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो कम से कम 15-15 मिनट, 20-20 मिनट उस कंटेंट को पढ़ोगे ना। यू जो स्कूल में भी टीचर डिलीवर करते हैं बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, बट आप उसी समय पढ़ते हो जब पेपर होता है, उसी समय ध्यान लगाते हो, और उसके अलावा हमेशा ही आप कॉपी करते रहते हो, जो होमवर्क दे दिया दूसरे के नोटबुक लिया कॉपी कर लिया। लर्निंग बहुत कम समय में करते हो, इसीलिए रिजल्ट आप लोगों का उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक मैग्नेट के पास एक सिंपल कॉपर का एक पीस रखोगे तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा? बताओ माही, अगर एक मैग्नेट के पास में एक कॉपर का पीस रखेगी तो ये मैग्नेट इस कॉपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा? बोलो, देख रहे कॉपर को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट कभी? बताओ, करता है? ये पहली बार थोड़ी है जो आपको बताया जा रहा है, कॉपर को तो अट्रैक्ट ही नहीं करता मैग्नेट। करता है क्या कॉपर? हर एक मेटल को, हर एक मेटल को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है क्या? किसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट? आयरन लाइक सब्सटेंस को करता है। आयरन को कर लेगा, स्टेनलेस स्टील को कर लेगा, कोबाल्ट को कर लेगा, निकल को कर लेगा, बस। और इसके अलावा जिंक रख दो, कर लेगा क्या? सोडियम रख दो, कर लेगा अट्रैक्ट। ये सब भी तो मेटल है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, तो फेल कर जाओगे, फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर किसी भी मैग्नेट के नियर बाई में अगर कॉपर की एक पीस सिंपली रख दो ना, तो इस पे ये मैग्नेट कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। बट इसी कॉपर से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओ। इसी कॉपर से क्या फ्लो करवाओ? इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कॉपर के इस स्ट्रिप पे ये मैग्नेट क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है,
जब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब तक फोर्स नहीं लगा रहा था, बट जैसे ही इस कॉपर के वायर से या कॉपर के रॉड से अपने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, वैसे ही इस कॉपर के मटेरियल पे ये मैग्नेट ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। कैसे लगाना स्टार्ट किया, जरा इसको समझते हैं। एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाते हो तो क्या दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है? लगाता है, बिल्कुल लगाता है। ठीक है, एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाओगे तो ये दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? तो जैसे ही किसी भी करंट करेंगे कंडक्टर से आपने करंट फ्लो करवाया, वैसे ही ये जो वायर है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, मैग्नेट के जैसा हो जाता है। तो ये जब इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो कर रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो ये इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस मैग्नेट इज ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस कॉपर वायर या कॉपर स्ट्रिप। ठीक है ना? और इसी एक्सपीरियंस, इसी को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी डिवाइस बनाए, इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए। ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें? सो इसकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे नहीं तो नहीं होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। कैसा कंडक्टर होना चाहिए, जिससे करंट फ्लो हो रहा हो। अगर इस तरीके के कंडक्टर को आप किसी भी मैग्नेट के पास रखोगे तो दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल। एक एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको कंडक्टर को मैग्नेट के पैरेलल नहीं रखना है। अगर कंडक्टर को मैग्नेट के पैरेलल रखोगे ना तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब इस कंडक्टर को आप मैग्नेट के परपेंडिकुलर रखोगे। अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रखा है और कंडक्टर को ऐसे रखा है और इस कंडक्टर से आपने करंट जैसे ही फ्लो करवाओगे तो इस मैग्नेट के थ्रू इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। बट एक मैग्नेट ऐसे है और इसी मैग्नेट के पैरेलल में एक दूसरा हमने एक वायर रख दिया है, कॉपर वायर रखा है, और इस कॉपर वायर से मैं करंट फ्लो करवाऊं तो करंट फ्लो करने के बावजूद भी ये मैग्नेट इस कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, सिंस इट इज प्लेस्ड इन द पैरेलल ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ रही है बातें? सो इसी फैक्ट को यहां पे लिख रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन। क्यों इस पे फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स due to the current carrying conductor and the external magnetic field in which the conductor is placed। तो कह रहा है कि ये जो कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर ने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ड्यू टू द करंट के फ्लो करने के कारण। क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर का ही नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी कंडक्टर से, ये थंब रूल याद कर लो, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करेगा तो वो जो करंट करेंग कंडक्टर है उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो मैग्नेट के जैसा होगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस कंडक्टर से मैंने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, वैसे ही ये करंट करेंग कंडक्टर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक दूसरा मैग्नेट रखे तो इस मैग्नेट के ऊपर में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इसके रिस्पॉन्स में ये मैग्नेट भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसी फैक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशंस किया है। अब क्या है, यहाँ पे एक लॉ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करवाया जा रहा है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जा रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या हो। समझ में आई बातें, क्या बताता है मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? इससे पहले हमने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल ने क्या बताया था हमें, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो वहां पे कौन सा लॉ लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप अपने राइट हैंड में ग्रिप करते हो और आपका थंब अगर करंट के डायरेक्शन में है तो कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। बट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको बताता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहा है कि अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बनाई है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली उंगली जो मिडिल फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ये मिडिल वाली फिंगर इस वाले फिंगर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। और ये इंडेक्स फिंगर भी इस थंब के साथ क्या बनाना है? 90 डिग्री का। तो हर एक जो उंगलियां हैं मेरी, जो मैंने मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच किया है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि अगर आपका मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है, इंडेक्स फिंगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो थंब आपका क्या देगा? लगे हुए फोर्स को डायरेक्शन को बताएगा, लगने वाले फोर्स के डायरेक्शंस को बताएगा। एंड दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। इफ यू स्ट्रेच द 3 फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, thumb and the middle finger mutually perpendicular, and your middle finger is in the direction of current, your index finger is in the direction of magnetic field, then thumb will give the direction of force। तो thumb क्या बताएगा? फोर्स के डायरेक्शंस को बताएगा। समझ में आई बात है? इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जरा हम लोग और भी समझने का ट्राई करते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं? तो एक हम लोग मोटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं और मोटर के एग्जाम्पल से इसको समझने का ट्राई करते हैं। मोटर को हटा दिया गया है सिलेबस से, बट मोटर में अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फैन है, इसमें क्या लगा हुआ है? मोटर लगा हुआ है, और मोटर लगाने के कारण ये रोटेट कर रहा है। तो किस तरीके से मोटर रोटेट करता है, जरा इसको समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल को, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, ये मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इधर मैंने एक मैग्नेट लगाया और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है, और इसमें यहां पे साउथ पोल रख लेते हैं, ठीक है, और इधर हमारा क्या है? नॉर्थ पोल, ठीक है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है। अब क्या है, यहां से हम लोगों ने एक सर्किट डिजाइन किया और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया और इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट कर दिया। हमारा अभी जो डायरेक्शन होगा, या नॉर्थ को ये ले लेते हैं, इसको साउथ ले लो, इसको नॉर्थ ले लो। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से स्विच जैसे ही ऑन करोगे तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो अगर आप कहोगे कि इस वाले आर्म पे और इस वाले आर्म पे इस मैग्नेट के थ्रू फोर्स लगेगा, बट क्या इस कॉइल के इस वाले आर्म पे इस दोनों मैग्नेट के थ्रू फोर्स लगेगा या मैग्नेट के थ्रू फोर्स लगाया जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये आर्म है। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेट के ही डायरेक्शंस में अलाइंड है या मैग्नेट के पैरेलली अलाइंड है तो उस कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है। बट इस दोनों आर्म पे फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शंस में लगेगा, जरा हम लोग इसको समझते हैं। तो अभी करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको अगर यहां से कनेक्ट कर दे तो हमारा ये दोनों ही आपस में क्या है? 90 डिग्री पे है कि नहीं? तो हम लोग जरा करंट के को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, देख लो यहाँ पे, ये करंट का डायरेक्शन है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो ये थंब किसके डायरेक्शन को बताएगा? फोर्स को। तो फोर्स हमारा किधर लग रहा है?
तो फोर्स हमारा अभी कह सकते हैं अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि बोर्ड के तरफ लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है यहाँ पे। अब देखो, जैसे ही ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, बट करंट का डायरेक्शन क्या है? रिवर्स हो गया है। करंट का डायरेक्शन क्या हुआ है? रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है? तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है। तो इस आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो बोर्ड के बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि इसको ऐसे मार्क कर देते हैं और इसको इधर। तो इस वाले आर्म पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और इस वाले आर्म पे हमारा फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। तो ये कॉइल कैसे रोटेट करेगा? ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो किसी भी मैग्नेट के बीच में अगर आप इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉइल रखो और इस कॉइल से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओ, तो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल ऑटोमेटिकली ही घूमने लगेगा, जैसा कि फैन में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे हम लोगों ने रोटेशंस कैसे निकाला इस कॉइल का? तो यहाँ पे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया या नहीं लगाया? ठीक से समझ में आया कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कैसे लगाना है? तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आप लगा के किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को बता सकते हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, अब ज्यादा टॉपिक है ही नहीं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, और इसको हम लोग अभी एनसीईआरटी से ही देख लेंगे। एक मिनट, अब हमारा कहाँ तक कवर हो गया है? हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट। ये समझने के बिहाफ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है फिजिक्स का। अगर इसको एक दो बार नहीं पढ़ोगे ना, तो इससे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर हमारा 12 है ना? तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन है कहाँ तक हो गया है? तो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल डिस्कस कर लिया है। अब हमें पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इसको भी आज पढ़ लेते हैं, फिर इसके नोट्स को भी एक बार डिस्कस करेंगे। इसको एक दो बार और डिस्कशंस करेंगे इसके ऊपर में, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। ठीक है, अब आराम आराम से समझना है। इन आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द मेन सप्लाई, either supported through the overhead electric pole or by the underground cable। अब अपना दिल्ली में बताओ, अंडरग्राउंड केबल के थ्रू आ रहा है या ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है? ओवरहेड के थ्रू आ रहा है। हमारे दिल्ली में बीच में 10 साल पहले शुरुआत किया था, अंडरग्राउंड वायर लाया था, फिर उसको बंद कर दिया। ठीक है, कुछ दिक्कत आई होगी, बट बहुत सारा ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे अंडरग्राउंड वायर को लाया गया है। ठीक है, ताकि हमारा स्काई क्या है? क्लीन दिखे, अच्छा दिखे, हमारा व्यूज अच्छा हो। ठीक है, सो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड द लाइव वायर। तो जो बाहर से जो पोल से जो सप्लाई आ रही है, उसमें दो वायर, एक होता है रेड कलर का वायर और दूसरा होता है ब्लैक कलर का वायर। तो जो रेड कलर का वायर है उसको कहते हैं लाइव वायर। वो कौन सा वायर है? हमारा लाइव वायर है, और उसको बोला जाता है पॉजिटिव वायर। ठीक है, लाइव वायर का कलर क्या होता है? लाइव वायर का कलर क्या है भाई? रेड कलर है, इसको पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। अनदर वायर विद द ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड द न्यूट्रल वायर। दूसरा वायर क्या है? न्यूट्रल वायर, और नेगेटिव वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर इज 220 वोल्ट। इन दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, एट द मीटर बोर्ड, अब ये दोनों वायर आएगा पोल से और किधर जाएगा? तो मीटर में जाएगा। एक मीटर लगा होता है जो क्या करता है, जितना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करते हो उसको वो क्या करता है? रीड करता है।
तो दोनों वायर पहले मीटर बोर्ड से क्या होगा, कनेक्ट होगा। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर पास इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज। और वहां पे क्या होता है, आजकल एमसीबी लगा होता है, मगर पहले क्या होता था, मेन फ्यूज लगता था, ताकि घर में अगर शॉर्ट सर्किट हो या बाहर से हाई वोल्टेज की करंट आएगी, मान लो कि 230 वोल्ट का तो सप्लाई है, बट किसी अनफॉर्चुनेट कारण के कारण ऐसा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा वोल्टेज की करंट अगर आए तो आपका पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेन फ्यूज लगा रहता था, जिसके कारण अगर कोई हाई वोल्टेज करंट आ रहा है तो मेन फ्यूज की वायर क्या हो जाती थी, मेल्ट कर जाती थी, और सारा आपका डिवाइस क्या हो जाता, बच जाता था। अब यहाँ पे एमसीबी लगा होता है, ठीक है, एमसीबी का स्ट्रिप क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। Through the main switch, they are connected to the line wire in the house. These wires supply electricity to separate the circuit within the house. Often two separate circuits are used. One of the 15 ampere current rating appliances with the higher power rating, such as the geyser, air cooler, etc. The other circuit is of 5 ampere current rating of for the bulbs, fan, etc. अब हमारे घर में दो तरीके की वायरिंग होती है, एक 15 एम्पियर की वायरिंग होती है, एक 5 एम्पियर की वायरिंग होती है। 15 एम्पियर के वायरिंग के साथ हमारा एसी कनेक्टेड होता है, गीजर कनेक्टेड होता है, या हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं। अब 5 एम्पियर की वायरिंग से हमारा फैन कनेक्ट होता है, एलईडी कनेक्ट होता है, तो जितने भी लाइट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। तो दो तरीके के सर्किट बनाएगा हमेशा ही, एक होगा 15 एम्पियर का और एक होगा 5 एम्पियर का, ठीक है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज यूज्ड एज द सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर द, अच्छा नहीं एक चीज छूट गया, द अर्थ वायर विच हैज द इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। और एक तीसरी वायर भी हम लोग यूज करते हैं, और उस तीसरी वायर को हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, ठीक है। और अर्थ वायर को हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड में एक प्लेट को डाल के और उससे अर्थ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ वायर का मेन फंक्शन ये है कि अगर कोई मेटालिक बॉडी का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, और उसमें अगर कोई भी लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि तुम्हारे पास रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर की बॉडी क्या है, मेटालिक है, तो अगर मान लो कि अंदर में जो उसकी वायरिंग है, कहीं से वायरिंग थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसके बॉडी में क्या होगा, घूमने लगेगा, और जैसे ही आप छुओगे उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तो आपको शॉक लग जाएगा। बट आप देखते होंगे इस तरीके के अप्लायंसेज में 3 पिन सॉकेट होता है, प्लग होता है, ठीक है, जिसमें से एक मोटा प्लग जो अर्थ वायर के लिए होता है, और दो जो प्लग होते हैं, एक लाइव वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर के लिए होता है। तो ये जो लीकेज करंट होता है वो अर्थ वायर से होते हुए अर्थ को चला जाता है, क्योंकि करंट हमेशा ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। समझ में आया। अगर ये तीसरी वायर आप कनेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो लीकेज करंट आपके बॉडी से होते हुए अर्थ को जाएगा और आपको शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर के लिए हम लोग अर्थ वायर की भी एक वायरिंग करते हैं, जिसको ग्रीन कलर की वायरिंग कहते हैं। और जितने भी मेटालिक बॉडी वाले अप्लायंसेज होते हैं उसमें तो 3 पिन सॉकेट लगाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी फैक्ट को यहाँ पे बता रहा है कि द अर्थ वायर विच हैज द इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as a safety measure, especially for the appliances that have the metallic body. For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator. The metallic body is connected to the earth wire, which provide a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keep its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. समझ में आई बातें। सो आपका ये एक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम को अगर ठीक से समझ जाओ तो ये सारा लिटरेचर भी ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पोल से दो वायर आती है, एक लाइव वायर होता है जो रेड कलर का होता है, दूसरा एक न्यूट्रल वायर होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये दोनों वायर
सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज में जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्यूज से होता हुआ, देखो एक वायर हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज में चला गया और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मीटर में आया है, क्योंकि करंट हमेशा ही इधर से होते हुए आएगी। ये इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल 230 होता है, इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा 230। तो चार्ज हमेशा यहीं से फ्लो करेगा, तो हमेशा ही लाइव वायर को फ्यूज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही वायर किधर गया, मीटर में गया। अब मीटर से दो वायर निकला जो कि तुम्हारे यहाँ आ जा रहे हैं, घर में आ जा रहा है। ठीक है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं घर में वो पैरेलल सर्किट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट में ये एक प्रॉब्लम होता है कि एक अप्लायंसेस अगर खराब हो जाएगा तो कोई भी अप्लायंसेस फिर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बट पैरेलली अगर जितने भी डिवाइस अगर कनेक्टेड है, अगर एक भी डिवाइस इसमें से खराब हो गया तो रिमेनिंग और भी डिवाइस क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, पैरेलली कनेक्टेड डिवाइसेज हैं। दोनों ही वायर, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होगा। बट मेटालिक बॉडी वाली डिवाइस को हमेशा ही एक ग्रीन वायर से जरूर कनेक्ट करना चाहिए, और ये ग्रीन वायर क्या है, कहलाता है अर्थ वायर कहलाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके डोमेस्टिक सर्किट का। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आगे। The figure 12.15 gives a schematic diagram of one of common domestic circuit. In each separate circuit, the different appliances can connected across the live and the neutral wire. Each appliance has the separate switch to on and off the flow of current through it. In order that each appliances has equal potential difference, they are connected parallel to each other. सारे के डिवाइस क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, और हर एक डिवाइस के लिए अपना अपना क्या होता है, स्विच होता है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज is an important component of all the domestic circuit. We have already studied the principle and working of the fuse in the previous chapter. फ्यूज का फंक्शन क्या है, तो फ्यूज क्या है कि अगर कोई मान लो कि डिवाइस है हमारा और वो डिवाइस 5 एम्पियर पे वर्किंग है, तो उसको उस डिवाइस से अगर 8 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सीरीज में क्या करते हैं, एक फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और जैसे ही 5 एम्पियर से, मान लो कि एक फ्यूज वायर है और इस फ्यूज वायर से एक मान लो कि हमने डिवाइस कनेक्ट किया है। अब क्या है कि इस फ्यूज, ये डिवाइस 5 एम्पियर रेटिंग है इसकी। अब आप चाह रहे हो कि ये डिवाइस, आप इस डिवाइस से अगर हायर एम्पियर की करंट ना जाए, क्योंकि हायर एम्पियर की करंट जाएगी तो ये डिवाइस क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। तो इस फ्यूज वायर की रेटिंग जानते हो कितनी होती है, 5.1 एम्पियर होती है, ताकि ये 5 एम्पियर की करंट को अलाउ करे। बट 5 एम्पियर से बहुत ज्यादा एम्पियर की करंट को अलाउ नहीं करेगा, 5.1 तक भी करेगा। बट 7 एम्पियर की करंट इस वायर को अगर क्रॉस करना चाहेगी तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के कारण ये मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्यूज वायर की हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं, लो रखते हैं। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस के जैसा काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पढ़ा है वहीं पे पढ़ लिया था। So electric fuse an important component for all the domestic circuit. We have already studied the principle and working of a fuse in the previous chapter. A fuse in a circuit prevents the damage to the appliances and the circuit due to the overloading. Overloading can occur when live wire and neutral wire come in direct contact. Overloading कब होगा, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी। अब ऐसा कब होता है, मान लो कि एक सॉकेट है और उस सॉकेट से ही आपने क्या कर लिया, एक मल्टी सॉकेट आता है ना, वो लगाया और उसे 4 डिवाइसेस आपने क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब पीछे का वायर क्या है, एक ही है। अब ज्यादा एम्पियर की करंट वहां से ड्रॉन किया जाता है, तो इसका इंसुलेशन क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने का। मान लो कि आपने 5 घंटे तक चलाया, ठीक है, तो 5 घंटे में क्या होगा, इन दोनों का इंसुलेशन क्या होगा, एक तो ऊपर का इंसुलेशन होता है, अंदर में ब्लैक वायर का और
जो तुम्हारा रेड वायर उसका अपना इंसुलेशन है, ठीक है, बट धीरे धीरे हीट के प्रोड्यूस होने के कारण ये दोनों इंसुलेशन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और लाइव वायर क्या हो जाएगा, आपके पॉजिटिव वायर, लाइव वायर आपके न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आएगा और ओवरलोडिंग हो जाएगा, और ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट होगा, फिर आग लग जाएगी, ठीक है। सो उसी फैक्ट को बता रहा है कि ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर come in direct contact. This occur when the insulation of the wire is damaged or there is a fault in the appliance. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuit. और ओवरलोडिंग के कारण, ओवरलोडिंग पे भी क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट सर्किटिंग पे भी आएगा। तो जब भी ओवरलोडिंग होगा, प्लीज यहां ध्यान दे दो, क्या हो गया, जब भी ओवरलोडिंग होगा तो करंट सडनली क्या होगा, बढ़ेगा, और सडनली करंट के बढ़ने के कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। द यूज ऑफ एन